हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में आगे के क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला सवाल है नेशनल लिटरेसी मिशन यानी राष्ट्रीय साक्षरता अभियान जो है वो कब से शुरू किया गया था। ऑप्शंस हैं 1985, 1988, 1999 एंड 2000। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके ज़रूर अटेम्प्ट करके देखना। इसका आंसर है 1988। ये जो है 15 से 35 वर्ष के जो है लोगों के लिए या अडल्ट्स के लिए शुरू किया गया था ताकि इलिटरेसी जो है वो कम हो और लिटरेसी रेट इंक्रीज हो। लेकिन इसको हमें नेशनल एजुकेशन मिशन के साथ जो है कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन मिशन 2018 में शुरू किया गया था और इसको समग्र शिक्षा अभियान भी बोलते हैं, जिसमें फर्दर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, साक्षर भारत और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो टीचर एजुकेशन के लिए हैं। इन चारों को इंक्लूड करके बेसिकली नेशनल एजुकेशन मिशन या जो समग्र शिक्षा अभियान है वो अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें ये चारों स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फर्स्ट हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी डी देशमुख, डी श्री हुमायूं कबीर। तो इसका आंसर है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। हमें इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी के। दूसरा जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे CSIR के। और जो तीसरी चीज़ है जो हमें इनके बारे में याद रखनी चाहिए वो है इन्हें फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज भी बोला जाता है। फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज। दूसरा ऑप्शन था हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। CD देशमुख, ये जो हैं ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे यानी ICS थे, और जो ICS टर्म है वो ब्रिटिश रूल के टाइम पे यूज की जाती थी। उसके बाद जो है चेंज करके IAS IPS ऑफिसर्स आ गए थे। तो बेसिकली ये सिविल सर्वेंट थे। इनके लिए याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि ये 1943 में यानी ब्रिटिश रूल के अंडर ये जो, क्योंकि 1935 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि 1943 में ब्रिटिश रूल के अंडर ब्रिटिशर्स ने इसके RBI के गवर्नर अपॉइंट किए थे। फिर है श्री हुमायूं कबीर, ये जो है ये हमारे थर्ड एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद। और CD देशमुख जो है वो इसके साथ साथ बाद में जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर रहे उस टाइम पे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल पे। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन वॉज ट्रांसफर्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट। किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में जो है डाल दिया गया था। ऑप्शंस हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 43rd, 44th एंड 74th। इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। अगर उनको उस एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया या ट्रांसफर किया गया तो ये पहले किस लिस्ट में था, स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में। और इन तीनों लिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसका आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1976 में आया था। इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं 42nd 4+2 यानी कि 6 यानी कि 1976। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक तो ये 1975 के बाद आया यानी कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस, बड़े बिग चेंजेस किए गए थे, जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और दूसरा जो है एजुकेशन अगर यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया तो उससे पहले था वो स्टेट लिस्ट में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की, वो जो है एजुकेशन के लिए लॉज इस्टेब्लिश करेगी, रूल्स बनाएगी, या रेगुलेशन जो था वो स्टेट के हाथ में था। कॉन्करेंट लिस्ट में है कि स्टेट और यूनियन जो है वो मिलके काम कर सकते हैं, दोनों के दोनों जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लॉ बनाने में।
और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कोई लॉ है जो क्लैश कर रहा है, तो उसमें यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ को, यानी कि यूनियन लॉ में जो लिखा हुआ है वो मान्य होगा, ना कि स्टेट में। एक एक्सेप्शन होता है जब मान लो कोई स्टेट लिस्ट में लॉ है, यानी कि स्टेट लिस्ट यानी कि स्टेट ने कोई सब्जेक्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, स्टेट ने उस पर ऑलरेडी लॉ बना रखा है। अब जो है उस सब्जेक्ट पे यूनियन लॉ आ गया है कोई उससे ऊपर, और अगर इसमें कोई चीज यहाँ से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉ है उसके लिए परमिशन लेनी होगी प्रेसिडेंट की, उसके बाद जो है वो स्टेट लिस्ट का जो लॉ है वो मान्य रहेगा एज कंपैरिजन टू यूनियन लॉ। तो इसमें ये एक एक्सेप्शन होता है जब प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ कुछ होता है। तो चलिए, ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।